नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज संसद के मॉनसून सत्र का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हंगामेदार रहा। बाहर बादल बरस रहे थे, अंदर संसद में आरोपों की बारिश हो रही थी। हंगामा इतना जबरदस्त कि पीएम भी अपनी बात नहीं रख पाए। पीएम मोदी ने जैसे ही अपनी कैबिनेट के नए मंत्रियों का परिचय देना, उन्हें इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, विपक्ष के जितने भी सांसद थे वो हंगामा करने लगे। इस हंगामे से नाराज पीएम मोदी ने विपक्ष पर एससी, एसटी और ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया है। पीएम ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार में बड़ी संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी मंत्रियों के शामिल होने से कुछ लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये बात किसी को पसंद नहीं आ रही है। उधर विपक्ष महंगाई, किसान और जासूसी कांड को लेकर सरकार की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं दिखा। वो भी तब जब पीएम ने आज सुबह ही कह दिया कि सरकार तीखे से तीखे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। मॉनसून सत्र में सरकार 31 बिलों पर चर्चा करवाना चाहती है। हमें याद रखना चाहिए कि संसद को चलाने में देश की गाढ़ी कमाई खर्च होती है। लोकसभा की 1 मिनट की कार्रवाई का खर्च आपको पता है? 1 मिनट की 2.5 लाख रुपए। राज्यसभा की 1 मिनट की कार्रवाई पर आपको पता है कितने पैसे खर्च होते हैं? 1,83,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। आज हुंकार में यही मुद्दा कि अगर जारी रहेगा संग्राम तो कैसे होगा देश का काम। और यह भी बता दूं आपको कि राहुल गांधी किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जासूसी कांड में अपनी बात रखेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। देश के दलित मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में आरोपों की बारिश होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में अपनी कैबिनेट के नए मंत्रियों का परिचय कराने लगे तो विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी, हंगामा इतना होने लगा कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। माननीय आप वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री ने इस हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। परंपराएं बनाए रखे। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ऐसा ही हुआ। वहां भी नए मंत्रियों का परिचय कराने के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ओबीसी, दलित, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के प्रतिनिधि, विमेन, इन सब का परिचय आज दोनों सदनों में रोका गया, करने नहीं दिया गया। वहीं कांग्रेस हंगामे को लेकर पीएम को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कैसे दबाया जा रहा है उसकी व्याख्या लेकर आपके बीच में आए हैं। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं
देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर समाचार पत्रों और पोर्टल्स की खबरों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है, मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पिगैसस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की, उन सब की जासूसी करवा रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा हो, कानून के शासन पर हमला बोल रखा हो, मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा हो और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने, उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पिगैसस के माध्यम से यह नृशंस कार्य कर रही है। और यह तो एक सैंपल है। पिगैसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी, सेलफोन के उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पिगैसस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पिगैसस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, तो क्या है? और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब ये भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही थी। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी। और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज,
द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है, और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है, और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है, और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा, ओरिजिनल इश्यू डेट इज May 17, 2019. A vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system. और ये बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है। अब साथियों, सवाल ये है कि ये पिगैसस है क्या? ये एक इजरायली कंपनी है NSO, और ये कहते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार को ही बेचते हैं और किसी को नहीं। कोई कह सकता है भैया ये तो सरकार, मोदी जी ने तो खरीदा नहीं होगा, तो मैं इसलिए उनकी वेबसाइट का भी आपको रिलीज कर रहा हूं, ये पिगैसस NSO की वेबसाइट से। और उन्होंने साफ तौर से कहा, NSO products are used exclusively by government, intelligence and law enforcement agency to fight crime and terror. मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर साहब की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? और अब सामने आएगा, अब अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादियों से लड़ रहे थे? और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और शायद जजेस की जासूसी करवाकर क्या ये उग्रवादी और आतंकी हैं? और राहुल गांधी जी के स्टाफ की जासूसी करवाकर अब 5 लोगों के, उनके स्टाफ के भी नाम सामने आए, तो आप कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? क्योंकि ये पिगैसस का सॉफ्टवेयर तो केवल आपको बेचा गया, सरकार को बेचा गया और आपने खरीदा। तो इस वक्त आप सुन रहे थे रणदीप सुरजेवाला को, जो सीधा सीधा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि वो जासूसी करवा रही थी, और ऐसे कुछ 300 प्रोमिनेंट नाम हैं जो उस लिस्ट में है, जो खबर छापी गई है, अगर उस पर यकीन किया जाए तो। बातचीत करने के लिए अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरदीप सप्पल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संगीत रागी, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अतुल अंजान साहब, राष्ट्रीय सचिव है CPI के। माधव आनंद साहब प्रवक्ता हैं JDU के। आनंद दुबे साहब प्रवक्ता हैं शिवसेना के। सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिज्ञान, मैं आपसे शुरुआत करने वाली हूँ। सरकार के लिए मुश्किल होने वाली है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये रूबिका, क्योंकि बहुत इतिहास है इस देश में और सरकारों के गिरने का। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोगों के पास वक्त कम होता है, लेकिन ये देश वो है
जहां पर 2 पुलिस वालों के बाहर खड़े होने पर सरकारें गिरी हैं। तो उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक चार्ज जो है वो कांग्रेस लगा रही है जासूसी का। उसके डिटेल्स जो हैं वो न्यूज़ मॉड्यूल्स के थ्रू आ रहे हैं। तो इसीलिए ये सवाल तो होगा ही होगा और होना भी चाहिए। तो इतिहास है कि जासूसी, स्नूपिंग, स्पाइंग की घटनाओं से सरकारें गई हैं इन द पास्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी आज की स्थिति से तुलना होनी चाहिए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल का युग है, तो इसलिए तौर तरीके जो इस वक्त सवाल में है वो अलग है। ओके, प्रोफेसर रागी, आपका क्या जवाब होगा इस पर? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं बयान सुन रहा था और उन्होंने कहीं नहीं ये कहा, कहीं नहीं ये जिक्र किया कि भाई भारत सरकार ने इसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। ये एक न्यूज पोर्टल के सहारे आ रहा है। उस न्यूज पोर्टल की तथ्यता क्या है उसके बारे में ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक सुना था, एक अखबार अमेरिका की एक अखबार ने एडवर्टीजमेंट निकाला था, कोई ऐसे हमें करेस्पोंडेंट चाहिए जो भारत सरकार मोदी विरोध के लिए वह रिपोर्टिंग करे, हमें ऐसे सरकार चाहिए। तो पहली बात तो कि मुझे इसमें दिलचस्पी ही नहीं होती कि कोई बाहर का यदि न्यूयॉर्क टाइम्स कहे और गार्जियन कहे उसकी सत्यता पर हम विश्वास करें, ये आवश्यक नहीं है। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। पी चिदम्बरम की जासूसी कौन कर रहा, पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के बीच में कौन किसकी जासूसी कर रहा था, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। श्रीमती गांधी पर तो हमेशा आरोप ही यही लगता था कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके सारे टेलीफोन टेप करते थे। राहुल गांधी को क्या, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी के आज के दिन में उनकी जासूसी करने की आवश्यकता रह गई है। एक पार्टी जो 40 सांसदों की पार्टी है, उसके कोटरी के सारे लोग जहां भाग करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, जो खुद भी अध्यक्ष होने के रहते हुए भी इतना वाचाल हो, जो प्रतिदिन अपनी जगहसाई कराता हो, उस व्यक्ति की और वैसे नेता की जो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते, गांधी परिवार का होने के नाते इस पद को प्राप्त किया हुआ है, उस व्यक्ति की कौन सी जासूसी, क्या जासूसी करने की? आप ये कह रहे हैं कि जासूसी नहीं, पार्टियों की क्या जासूसी करने की बात है? पर मैं आपका स्टैंड थोड़ा क्लियरली समझना चाह रही हूँ प्रोफेसर रागी। इंदिरा गांधी की तरह जासूसी करवाई गई, आप उस स्टैंड पर खड़े रहना चाहते हैं कि जासूसी करवाई ही नहीं गई है? ये स्टैंड पर कहाँ, मतलब आप कहाँ खड़े हैं इस वक्त? हाँ, मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस चूंकि इसका अभ्यस्त है, कांग्रेस चूंकि ऐसे करवाती रही है, तो जब आप स्वयं इसका देखिए, जब चोर होता है ना तो उसको दूसरे सारे लोग वैसे ही दिखते रहते हैं। आपको मालूम होगा कि सीपीआई जो है वो केजीबी के एजेंट के तरह भारत में काम करती रही। ये सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड पता है कि इस देश की कम्युनिस्ट पार्टियां केजीबी के पेरोल पे काम की हैं। आपने दो लोगों पर सीधा आरोप लगाया है और दोनों ही पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं। मैं पहले चाहती हूँ कि क्योंकि लेटेस्ट आप सीपीआई को ले आए हैं, अतुल अंजान साहब जवाब देंगे और उसके बाद गुरदीप सप्पल साहब मैं आपके पास आऊंगी। प्रोफेसर रागी आप रुकिए, आरोप लगाया, जवाब सुनिए। अतुल अंजान। मेरी तो समझ में नहीं आता ये आदमी कौन है, आप इनको क्यों लाती हैं? प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम क्यों बदनाम करती? इसको लिख के आना चाहिए आरएसएस का कार्यकर्ता, तब बात करें। ये मैं देखता हूं आरएसएस के लोगों को आप लोग लाते हैं कभी राजनीतिक विश्लेषक बना के। सुनो भाई रागी राग मत गाओ, अभी सुनो हमारी बात, हमने बोला नहीं है, अभी हमने बोला नहीं है रागी। आपके बीच में सुनो भाई, सुनो मैंने आपके मैंने बोला नहीं अभी आपके, ना छोड़िए, don't be idiotic nonsense, don't be idiotic nonsense। ये प्रोफेसर हो कि रजिस्ट्रार हो?
प्रोफेसर हो कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर भी नहीं हो, प्राइमरी स्कूल के मास्टर भी नहीं हो, बिना मतलब के लिए यू द रॉटन फेलो, द गार्बेज ऑफ द, मत बोलिए इडियट, इडियट तुम हो, प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हारे लीडर्स हैं, तुम्हारा आरएसएस है, तुम्हारा आरएसएस है, बात करते हो। रुकिए, रुक जाइए प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, अतुलन जा प्लीज, मर्यादा, प्रोफेसर रागी रुक जाइए, आप दोनों मेरे मेहमान हैं, आप दोनों मेरे मेहमान हैं। अतुलन जान साहब प्लीज किसी पर पर्सनल अटैक नहीं, अतुल जी पर्सनल अटैक नहीं, बदतमीजी की बात है, उन्होंने आरोप लगाया, जो खामोश हो जाऊंगा, मैं राहुल गांधी नहीं हूं, आरोप का जवाब दीजिए, आप बोलते रहे और मैं सुनता चला जाऊंगा। ठीक है, वो राहुल गांधी नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं ना। प्रोफेसर रागी सुन लीजिए, प्रोफेसर रागी अब सुनिए, अच्छा प्लीज लेट्स कम बैक ऑन ट्रैक, प्रोफेसर रागी लेट्स कम बैक, वापस आते हैं ट्रैक पर, मैं वक्त नहीं जाया करना चाहती, ठीक है रागी साहब रुक जाइए, अतुलन जान, लौह पुरुष आडवाणी जी गृह मंत्री रहे, 7 साल से ये राष्ट्र भक्तों की सरकार है। मैं तो चुनौती देकर पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं कि अगर हम केजीबी के एजेंट कहने से होगा, अरे गद्दार तो तुम हो भाई, अरे गद्दार तो तुमने है, महात्मा गांधी के हत्यारों से मैं सर्टिफिकेट लेने आऊंगा, महात्मा गांधी के हत्यारों से सर्टिफिकेट लेने आऊंगा। अरे तुम सावरकर के चेले जो माफी मांगते हैं अंग्रेजों से और 65 रुपए महीने पर अंग्रेजों की दलाली करते थे, सावरकर, अरे गोडसे की मूर्ति लगाकर पूजा करने वालों से मैं डरूंगा? मैं डरने वाला नहीं, अनपढ़ लोगों की जमात पूरी की पूरी। अरे भारतीय संस्कृति की बात करते हो और फुल पैंट पहनते हो, भारतीय संस्कृति आरएसएस हम लोग ट्रैक से इतर हो गए हैं, फुल पैंट हो, आप दोनों पर्सनल हो रहे हैं। अतुलन जान जी आप अपनी बात शुरुआती दौर में अब मुस्कुराते हुए, मुझे खुशी हुई, संगीत रागी साहब के चेहरे पर भी हल्की सी जरूर मुस्कुराहट है। तो अतुलन जान जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, आरोप प्रत्यारोप क्या लगाने की जरूरत है। हमने तो कहा ना कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल रहे, लौह पुरुष आडवाणी जी गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, 7 साल राष्ट्रभक्तों की सरकार है, और भी थे जनता पार्टी के राज में भी बीजेपी आरएसएस के मंत्री थे। बड़ा कह के आए थे कि जनता पार्टी के ये सुब्रमण्यम स्वामी कि सरकार हमारी बनेगी 77 में तो सबसे पहले भारत सोवियत मैत्री को हम तोड़ देंगे। और प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मोरारजी देसाई रूस गए और अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहली यात्रा करने चीन पहुंच गए विदेश मंत्री की हैसियत से। इतिहास को समझिए। और केजीबी के सिलसिले में हम पर जो आरोप है पूरा करवा लो ना, आज भी कह रहा हूं पूरी जांच करवा लीजिए। वो लोग जांच करवाए थे, कुछ नहीं मिला, अब कुछ बाकी बचा है तो जो राष्ट्रभक्तों की सरकार है वो करवा ले। हम खुले हैं, खुला खेल फर्रुखाबादी है। हमने न तो कभी गांधी की हत्या की और न हमने कभी इस तरह की बातें की है। हम साफ है, ठीक है, हम अपनी बात कहते हैं, आपको अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, अच्छे लगे। और जानते हैं, मैं एक बात कहूँ ना कि परवाह नहीं गर्चे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वो चलेंगे जो सीधा और साफ है। ओके, सीधा और साफ लहजा यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपना रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह रिजाइन करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच हो। सीधा सीधा आरोप, जासूसी कांड पर कांग्रेस ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। अमित शाह इस्तीफा दो और पीएम की जांच होनी चाहिए कि जासूसी हुई है कि नहीं हुई है। जासूसी कांड पर अटैकिंग मोड में कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुरू की थी रणदीप सुरजेवाला ने, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं पर अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। लेकिन उससे ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर जांच होनी चाहिए। गुरदीप सप्पल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, अतुलन जान, माधव आनंद दुबे, ये तमाम लोग मेरे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी। लेकिन मैं चाहती हूं कि माधव आनंद आप इस पर रिएक्शन दें। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की जासूसी हुई, कहा यह जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से भी जांच हो। मनीष तिवारी ये कह रहे हैं।
जेपीसी जांच करे। मनीष तिवारी सीधे सीधे जासूसी कांड में ये मांग कर रहे हैं कि कोई वर्तमान जज इस जांच में शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्तमान जज इस जांच की अगुवाई करे। माधव आनंद साहब। रूबिका जी, मैंने सबकी बातों को सुना और सभी गेस्टों से आग्रह भी करता हूं, सब अपने अपनी बातों को रखें। पर्सनल होने की आवश्यकता नहीं है, वैचारिक मतभेद हो सकता है और कोई पर्सनल कोई मतभेद किसी का नहीं होता। जो आपने कहा विपक्ष की नियति सही नहीं है, अगर विपक्ष की नियति सही रहती तो सरकार तो चाहती है कि हर विषय पे लोकसभा राज्यसभा में बहस हो। सरकार कड़े से कड़े प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, एनडीए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष की नियति सही नहीं है। अगर विपक्ष को लगता है कि यह मुद्दा उतना ही बहुत ज्यादा संवेदनशील है तो क्यों नहीं जैसे लोकसभा की कार्यवाही चलने दी जा रही है, क्यों नहीं राज्यसभा की कार्यवाही चलने दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार है। क्या प्रधानमंत्री जी का अधिकार नहीं है कि अपने जितने भी उनके मंत्री हैं उनको जैसे इंट्रोड्यूस करें लोकसभा में? उनका अधिकार कौन छीन सकता है? विपक्ष की नियति पे हमेशा, विपक्ष की नियति नहीं है, विपक्ष नहीं चाहती है कि जो सार्थक बहस हो। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। अगर आप बहस से भागेंगे तो सीधा इसका अर्थ भारतवर्ष की जनता ले रही है कि आप मुद्दा विहीन हैं, आप नेतृत्व विहीन हैं। अगर बहस करनी है तो इसलिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता है। आपके जितने मुद्दे हैं आप अपने रखिए, आपकी बातों को कौन रोक सकता है? लोकतंत्र की यही तो सुंदरता है, यही तो ब्यूटी है। इस ब्यूटी का फायदा उठाइए ना। लेकिन आप लोकसभा नहीं चलने देंगे, राज्यसभा नहीं चलने देंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप नहीं बोलने देंगे। आरोप तो ये लग रहे हैं कि इस ब्यूटी का नाजायज फायदा उठाया गया है जासूसी करवाकर। नहीं, नाजायज फायदा। देखिए, मॉनसून सत्र से एक दिन पहले कोई रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट का कोई आधार होना चाहिए। सिर्फ एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उस पर आप इतना बवाल मचा रहे हैं। अरे अगर आपको उतना ही है तो लोकसभा का सत्र चल रहा, अपनी बातों को अपने साक्ष्य के साथ आप लोकसभा में प्रस्तुत कीजिए। साजिश नजर आ रही है। संसद सत्र से एक दिन पहले राहुल गांधी तो 3 दिन पहले ही आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, उनको ये जानकारी किसने दे दी? उनके लिए कौन जासूसी करके ये सारी खबरें लीक कर रहा था? आज उसी को कोट ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि अच्छा आपके मोबाइल पढ़े जा रहे थे। रूबिका जी, बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मैं उत्तेजना पूर्वक बात नहीं करूंगा। आपके दर्शकों के सामने स्थिति क्या है उसको रखूंगा। पहली बात कि ये जो जांच आई है दुनिया के 15 से ज्यादा मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है और 50 के करीब देशों के ऊपर ये इसकी जांच हुई है। और ये पूरी दुनिया का मीडिया और पूरा जो जांच का दायरा है वो भारत की संसद की तारीख के हिसाब से तय नहीं हुआ था। सिर्फ भारत में आज सेशन शुरू हो रहा है, बाकी देशों में सेशन शुरू नहीं हो रहा है। पहली बात ये समझिए, उन लोगों को भारत की संसद के सत्र से कोई मतलब नहीं था। दूसरी बात, 1 मिनट के लिए फर्ज कीजिए कि ये सरकार ने नहीं कराया, जासूसी तो हुई। और ये जासूसी जो हुई है वो भारत के जजेस, भारत के मंत्री, भारत के विपक्ष के सबसे बड़े नेता, भारत के चुनाव आयुक्त और भारत के पत्रकारों के खिलाफ हुई है। और इस तरह से हुई है क्योंकि कैमरे पे पूरा कब्जा किया गया उस कैमरे फोन को, और फोन के कैमरे तक ऑन हो सकते हैं। अगर आप कमरे के अंदर फोन रखे हुए हैं और वो बंद है तो ये पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका कैमरा भी ऑन हो सकता है, सिर्फ बातचीत पूरी नहीं जा सकती है। इस लेवल पे जासूसी हुई और सरकार ने इस बात को नहीं माना। सरकार ये आप ये जितने भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मैं पूरी बात सुनने दूंगी। इस बीच मुझे एक और सवाल जहन में आया और वो पूछ रही हूँ, आप लोग तैयार हैं एक एक सबूत सामने रखने के? क्योंकि निराधार सरकार की तरफ से इसे कह दिया गया है। अब आप आधार क्या है? ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की कीमत $80 लाख है 50 लोगों की जासूसी के लिए। 2019 में 1300 लोगों के नाम आए थे, यानी 1500 करोड़ रुपए का ये सॉफ्टवेयर खरीदा गया था। अगर सरकार ने सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा था तो 1500 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर खरीद के जासूसी कराने वाले देश में लोग कौन है? 2 साल हो गए सरकार उन 1500 करोड़ जो खर्च कर रहे हैं देश की जासूसी कराने पे, उनकी जांच नहीं कर पाई, उनकी पहचान नहीं कर पाई। और आज ये सेकंड बैच आया है, सेकंड बैच पे भी 1000 से ऊपर करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है ये, लेकिन क्योंकि किसी प्राइवेट ने नहीं की है, ये सरकार ने की है। एक बहुत मशहूर डायलॉग है ना कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यही शक्तिमान है, यही अमित शाह जी ने जासूसी कराई है। और लास्ट टाइम रविशंकर प्रसाद जी ने हाउस के अंदर ये बोला था कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूज हुआ है, उन्होंने ये नहीं बोला था कि यूज नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि हम अनऑथोराइज यूज नहीं करते हैं। तो ये कौन सा लोग हैं जिन्होंने कि राहुल गांधी, अशोक लवासा चुनाव आयोग और 40 से ऊपर पत्रकार और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आरएसएस के नेता और मंत्रियों के खिलाफ टेररिज्म की जांच के ऑर्डर दिए, क्योंकि पेगासस कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ इस
वो बेचते हैं और सिर्फ सरकार को बेचते हैं। तो ये अमित शाह जी को बताना है कि उनके अगर कैबिनेट के अंदर टेररिस्ट थे, वो कौन दो जितना डिटेल में स्टोरी पढ़ी है उतना ही डिटेल में ये जो स्पाई सॉफ्टवेयर है उस कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो भी पढ़ा होगा आपने, आई एम श्योर। आप बिल्कुल पूरी बोला है। हाँ, क्या बोला? कंपनी ने स्पष्ट बोला है कि हम सिर्फ सरकार को बेचते हैं और 2019 में रविशंकर प्रसाद जी ने स्पष्ट बोला है। ये तो आधी बात आपने बोली है, ये तो आधी बात कह रहे हैं सफल साहब, पूरी बात बताइए ना। उस कंपनी ने जो आधिकारिक तौर पर वक्तव्य दिया है वो क्या दिया है कि ये जो स्टोरी छपी है ये निराधार है, ये न जाने कौन से सूत्र हैं जिसके आधार पर ये स्टोरी क्रिएट की गई है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब मैं आपकी कौन सी वाली बात पर मैं यकीन करूं, कंपनी के आधिकारिक बयान पर या आप जो पता नहीं किसी स्टोरी के आधार पर ये सारी बातें रख रहे हैं? आप इस बात को समझिए, दो बातें आप समझिए। एक, कंपनी ने ये नहीं बोला कि निराधार है, कंपनी ने बोला कि 50,000 फोन नंबर्स की बात निराधार है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हमारा क्लाइंट बेस नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि हमने जिसको बेचा है अगर वो कोई इसका मिसयूज करता है तो उसकी जिम्मेदारी एनएसओ की नहीं है, ये बोला है कंपनी ने। कंपनी ने ये नहीं बोला है कि इसका मिसयूज नहीं हुआ है। पहली बात। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं है कि निराधार है। मैं भी उस स्टेटमेंट को साथ में लेकर बैठी हुई हूँ। अभी रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा उनका भी रुख कर लें। एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस हुई है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे स्तरहीन आरोप लगाए हैं जो राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा से परे हैं, और उरी में देश के जवानों की शहादत का सबूत मांगती है। उससे और क्या अपेक्षा की जाए? जो कांग्रेस पार्टी आज तक गलवान को लेकर देश में आशंका का माहौल बनाती है, जबकि पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय सेनाओं ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक प्रभावी प्रदर्शन किया, उससे और क्या उम्मीद की जाए? वो कांग्रेस पार्टी जिसके तत्कालीन वित्त मंत्री, बाद में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखित चिट्ठी में शिकायत करते हैं कि हमारे फोन की बगिंग हो रही है तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम के द्वारा। उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए? वो कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास रहा है कि हरियाणा के 2 सिपाही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की सरकार में राजीव गांधी के आसपास देखे गए तो चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस ने गिरा दी। बाकी तो 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, आरटीआई की क्वेरी भी है, बगिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। द बीजेपी स्ट्रांगली रिफ्यूट्स, कंडेम्स द बेसलेस and bereft of political propriety comments leveled by Congress against the BJP. This is a new low in the political discourse of a party which has ruled India for more than 50 years. लेकिन जिस तरह के नेताओं की टिप्पणियां होती हैं, जिस तरह की वो स्तरहीन बातें करते हैं, तो आज के अवसर पर हम उनसे क्या अपेक्षा करें? देश सब देख रहा है और समझ रहा है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत
आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था, ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। एक संस्था का नाम आया है वायर। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, वो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या ऐसा सच्चाई नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानियां गलत पाई गई? एक जज को लेकर कहानी बनाई गई थी, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के जज थे, उनकी डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, वो पूरी कहानी झूठी थी, 2 राउंड उस पर लिटिगेशन हुआ था। उनकी और सारी चीजें क्या हैं आपको मालूम है? एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है? कैन वी डिनाई that bodies like Amnesty had a declared anti-India agenda in many ways? और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। ये सच्चाई है कि नहीं है? कि जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश से आता है, कृपया करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार बताइए, तो कहे वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन इंडिया। अब कुछ चीजों को समझना और जानना जरूरी है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस हैज कम दैट इन दिस इंटायर Pegasus story there is any linkage of the government or the Bharatiya Janata Party. ये सवाल इसलिए जरूरी है कि दुनिया डिजिटल दुनिया है, तो दुनिया में बहुत सारे डेटाबेस हैं, लाखों में है, हजारों में है। तो जब तक आप उस डाटा का कोई एविडेंस नहीं देंगे भारत से लिंक करते हुए, तो आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? ये आरोप कैसे लगाएंगे आप? और उसमें आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया, उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटा बेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इंफेक्शन विद पेगासस किया गया। I repeat, those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with Pegasus. तो ये हो क्या रहा है? इन बातों को आज देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के एक दिन पहले क्यों खोली गई? इसके पीछे का एजेंडा क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हां, और एक बात और है, वो एनएसओ जो पेगासस के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो भारत को इसके माध्यम से टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इस कहानी में ट्विस्ट क्या है? कुछ लोगों को लाया गया, उनके नाम फेंके गए। अब मुझे अनिल बलूनी जी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का भी नाम है। क्षमा करिएगा, मैं व्यंग में बोल रहा हूं, उनकी तो सारी टिप्पणी रोज ही ट्वीट पे रहती है। वो देश में खुद ही ज्ञान देते रहते हैं, तो उसके लिए कोई अधिक जानने की जरूरत है क्या? अब एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे कि ये जो पूरे
ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा। तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? और ये कोई नई बात तो नहीं है। याद करिए आप, कभी भारत की विविधता पर चोट हो रहा है, कभी भारत की मीडिया फ्रीडम पर चोट हो रहा है, कभी भारत में मल्टी कल्चरलिज्म पर अटैक हो रहा है। ये चलता रहता है ना, आप देखते हैं। और इन सबों का कारण एकमात्र यही है, एकमात्र, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो भारत ने दुनिया में अपनी एक साख बनाई है, उससे लोग परेशान हैं। तो इस विकास की यात्रा को रोको और इस आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास भारत की यात्रा को रोको। ट्राई टू ब्लॉक द स्टोरी ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट, विच इज आत्मनिर्भर एंड विच इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। यह है समस्या। अब ये बताइए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप लगाया बीजेपी पर। अब बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री आईटी, वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे एजेंडा है। जिन जिन लोगों ने ये खबरें छापी हैं, उनका क्या इतिहास रहा है वो देश से छुपा नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं उनका जवाब दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि देश में कुछ लोग सुपारी एजेंट का काम कर रहे हैं। दुनिया में भारत की साख से कुछ लोग परेशान हैं और इसीलिए बदनाम करने की ये कोशिश सुपारी एजेंट बनकर कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।